हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चंचल फ्रॉम जून फिजियोथेरेपी। आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में। एज्ड पीपल की बीमारी इसको समझा जाता है। हाउएवर ऐसा ये है नहीं कि जितनी हमें दिखती है सोसाइटी में उससे भी ज़्यादा होती है। इसके कारण है इसका कम डायग्नोज होना। जो लोग इससे पीड़ित हैं वो उम्र ज़्यादा होने के कारण हम उनको कह देते हैं कि ये तो बुढ़ापे का असर है, बुढ़ापे में ऐसा होता ही है, बट ऐसा है नहीं। कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत स्लो होते हैं मूवमेंट में, फेस पे एक्सप्रेशन कम होते हैं, चलने में स्लोनेस आ जाती है और ऐसे शरीर अकड़ जाता है। थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स के दौरान वो आराम से अपनी मूवमेंट्स कर नहीं पाते हैं। तो ये हम इग्नोरेंस के कारण कहिए या जानकारी ना होने के कारण ये बीमारी कम डायग्नोज की जाती है। आइए जानते हैं इसके प्रमुख कारण क्या हैं। पहला कारण इसको जेनेटिक समझा जाता है। जेनेटिक म्यूटेशन भी इसका एक कारण होती है, बट इसके ऊपर अभी रिसर्च जारी है। इसके अलावा एनवायरमेंटल पॉइजनिंग जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैग्नीज की पॉइजनिंग होगी, पेस्टिसाइड्स का असर, उसके एक्सपोजर के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। कुछ मेडिसिन होती है फिनोथियाजाइड या फिर रेस्पिरिन, उन ड्रग्स के कारण भी इसको ये उनका कारण हो सकता है। कुछ केसेस में हेड इंजरी, रिपीटेड हेड ट्रॉमा, जैसे कि बॉक्सर्स हैं, आपने सुना होगा मोहम्मद अली का नाम, वो भी इससे पीड़ित थे। बॉक्सर्स में बीमारी आम लोगों से ज़्यादा प्रेवेलेंट है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस और सेरिब्रल आर्थरोस्क्लेरोसिस भी इसके कारण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो लोग स्मोकर्स हैं, चाय या कॉफ़ी लेते हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ में ये पाया गया है कि उनको ये बीमारी कम होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये उनसे पीड़ित हो ही नहीं सकते। इसके अलावा जानते हैं कि इसके हमने कारण जान लिए हैं। एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। इसके अंदर हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जिसको हम बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। उसके अंदर सब्सटेंसिया निग्रा और उसके कई न्यूक्लियस पार्ट होते हैं। उसके अंदर कुछ डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं। ये न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ है। देखा जाए तो बेसल गैंग्लिया का काम होता है हमारे कॉर्टेक्स, जो हमारा ब्रेन का मोटर कॉर्टेक्स है, उसके और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक लिंक बनाना। सो बेसल गैंग्लिया का काम है कोऑर्डिनेशन करना। जब भी कोई मूवमेंट इनिशिएट होनी होती है तो कॉर्टेक्स से सिग्नल आता है कि चल सपोज करो हमें एल्बो हिलाना है, एल्बो को फ्लेक्स करना है, तो कॉर्टेक्स बेसल गैंग्लिया को एक सिग्नल देता है। बेसल गैंग्लिया उसको इंटरप्रेट करता है, क्योंकि बेसल गैंग्लिया का जो बेसिक काम है वो सब कॉन्शियस मसल टोन को रजिस्टर करना है और कोऑर्डिनेशन ऑफ लर्न मूवमेंट्स, यानी कि जो हमारे को याद है मूवमेंट्स की, उनका कोऑर्डिनेशन कैसा हो वो वहाँ पे रजिस्टर्ड रहता है। तो ये एक इनपुट सिग्नल जाता है बेसल गैंग्लिया में, जो कि उसको इंटरप्रेट करता है और फिर थैलेमस और कॉर्टेक्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और उसके बाद वो मूवमेंट होती है। तो एक्चुअली लीजन होता है ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स इन द बेसल गैंग्लिया रीजन। और सब्सटेंसिया नाइग्रा जो बेसल गैंग्लिया का ही एक पार्ट है, उसके अंदर जो लीजन्स होते हैं उसके अंदर अट्रॉफी कह सकते हैं, उसमें लीविस बॉडीज़ पाई जाती हैं। तो ये पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं जिसके बारे में हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बट लीजन एक न्यूरो डीजनरेटिव लीजन वहाँ पे होती है। इसके कारण ये प्रॉब्लम प्रोग्रेसिव होती है और धीरे धीरे वर्सन होती है। जैसे नाइग्रा और जो बेसल गैंग्लिया की हमने बात की, इसमें जो डीजनरेशन होता है ये हमारे जो डोपामिन सिक्रीशन को कम कर देता है। इसके कारण D1 D2 टाइप के जो एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे इश्यू आता है और ये इनकोऑर्डिनेशन बढ़ता जाता है, धीरे धीरे करके ये इंक्रीज़ हो जाता है और टाइम के साथ कंडीशन वर्सन होती है। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि किसी को पार्किंसन है तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। इसके बेसिकली 4 मेन और सैलिएंट फीचर्स होते हैं जिसको हम कार्डिनल फीचर्स बोलते हैं। पहला होता है ट्रेमर्स। आप इनमें ऑब्जर्व करेंगे शेकीनेस, और कुछ टिपिकल ट्रेमर्स होते हैं जैसे पिन रोलिंग ट्रेमर्स। आपके इंडेक्स और थंब के बीच में, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में आप रोलिंग टाइप की मूवमेंट्स और ट्रेमर फील करेंगे। ये आप ऑब्जर्व करेंगे रादर कि सामने वाला जो बंदा है उसको ट्रेमर हो रहा है और वो ऐसे मूवमेंट्स हो रही है, बार बार छोटी छोटी मूवमेंट्स उसको फील करेंगे। इसके अलावा ओवरऑल पोस्चर में भी शेकीनेस रहती है, जैसे कि ड्रम बीट ट्रेमर इसमें कॉमन है। उसमें कि जैसे ड्रम बीट करते हैं तो एक एल्बोज़, स्पेशली एल्बोज़ और अपर लिम्स में आप ऑब्जर्व करेंगे कि शेकीनेस है, काफ़ी ट्रेमर्स फील होते हैं। ये ट्रेमर्स यूजुअली रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं। जब आप इनको रेस्ट से, सपोज़ आपके फिंगर्स और हाथ में ट्रेमर है और आप इनको एक पेन वगैरह कुछ पकड़ा देंगे तो ट्रेमर एज दे स्टार्ट टू राइट और दे स्टार्ट टू वर्क, ट्रेमर
चला जाता है। बट ये जब कंडीशन धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है तो डेट डजंट स्टे लाइक दैट, वो बाद में भी ट्रेमर कंटिन्यू रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर है रिजिडिटी। ये एक स्टिफनेस होती है, और रिजिडिटी आप देखेंगे जैसे डेली एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग में जब सपोज़ वो खाना खा रहे हैं तो प्लेट से मुंह तक की जो मूवमेंट है वो स्मूथ नहीं होती है, वो एक कॉग व्हील मूवमेंट होगी जो डिफरेंट फ्रेम्स में होगी, कॉग व्हील की तरह धीरे धीरे मूव करेगा। इसके अलावा आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो उनकी नेक है, स्पाइन है, वो पूरी स्टिफ होती है, स्पेशली द नेक एंड शोल्डर्स काफ़ी स्टिफ रहते हैं। आप असेसमेंट में जब उनको मूव करके देखेंगे तो काफ़ी स्टिफ और रिजिड मिलेंगे आपको। तीसरा सेलिएंट फीचर है ब्रेडिकाइनेशिया। ब्रेडी मतलब स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। तो ओवरऑल मूवमेंट इनिशिएशन में दिक्कत आती है कि उनको कुछ भी करना है तो दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू इनिशिएट। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले इनिशिएशन स्लो रहता है, और इवन ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑल्सो दे आर वेरी स्लो। तो वी गेट कन्फ्यूज कि ये एज के कारण है या ये स्लोनेस बिकॉज ऑफ पार्किंसन है। तो ये आप अलग फीचर्स के साथ कंपेयर करके जान सकते हैं कि ब्रेडिकाइनेशिया मतलब स्लोनेस ऑफ मूवमेंट है, सब कुछ स्लो हो जाता है, ओवरऑल मूवमेंट स्लोनेस आप ऑब्जर्व करेंगे। फाइनल फीचर जो आप मेन फीचर है वो है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। इनका पोस्चर बहुत ही वीक होता है, ख़राब होता है, और ये रिपोर्ट करते हैं फ्रीक्वेंट फॉल्स, जल्दी जल्दी गिरने लग जाते हैं जब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये इसके मेन कार्डिनल फीचर्स हुए। अब कुछ और फीचर्स की बात करते हैं। क्रेनियोफेशियल फीचर्स होते हैं कुछ, इसमें हाइपोमिमिया हो जाता है, जैसे कि डिक्रीज फेशियल एक्सप्रेशन, स्टोन्ड फेस, मास्क लाइक फेस होता है, कोई फेस पे एक्सप्रेशन ही नहीं होता है, दे लुक स्टोन्ड। और दूसरा है डिस्फेजिया, दे विल हैव डिफ़िकल्टी इन ईटिंग एंड swallowing। उनको काफ़ी टाइम लेते हैं, धीरे धीरे खाते हैं और उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है खाने में भी। स्लरिंग ऑफ स्पीच भी आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब वो बोलते हैं तो स्लरिंग ऑफ स्पीच आप ऑब्ज़र्व करेंगे। और इसके अलावा आप ऑब्ज़र्व करेंगे उनके अंदर हाइपोफेशिया, जो स्पीच है वो स्लो तो होती है, उनकी वॉल्यूम भी कम हो जाती है और सेम वर्ड्स को वो रिपीट करते हैं कई बार। स्टैमरिंग टाइप से आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि स्टैमरिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा कुछ विजुअल फीचर्स होते हैं, जैसे कि ब्लड विजन भी हो जाता है, दे हैव डिफ़िकल्टी इन विजन। आईलिड ओपनिंग एप्रेक्सिया होता है, इसमें कि आईलिड जो बहुत ही सुस्त हो जाती है, आईलिड ओपनिंग एप्रेक्सिया हो जाता है, जिसमें कि आईलिड की मूवमेंट्स एज इफ़ कि वो किसी नशे की हालत में है, आईलिड धीरे धीरे मूव करती हैं, वो ईजिली मूव नहीं कर पाते अपनी आईलिड्स को एक्टिवली। पार्किंसन में जो गेट है वो एक टिपिकल गेट होता है, जिसके अंदर स्टार्टिंग में शफलिंग गेट होता है। दे डोंट हैव अ स्मूथ गेट पैटर्न। गेट पैटर्न से हम बात कर रहे हैं वॉकिंग पैटर्न जो हम चलते हैं यूजुअली, और फेस्टिनेटिंग गेट होता है, इवेंचुअली फ्रीजिंग गेट होता है। और जब वो चलते हैं तो दे डोंट मूव देयर आर्म्स एट ऑल, बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं आर्म्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी, या तो ऐसे रहते हैं या दे जस्ट हिंज देयर एल्बोज एंड देयर शोल्डर्स, और फिर वो छोटे स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स से वॉक करेंगे, हैंड मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये कुछ फिजिकल फीचर्स थे जो आप ऑब्जर्व करते हैं पार्किंसन पेशेंट में, विच कैन हेल्प यू कंक्लूडिंग दैट कि एक पार्किंसन बीमारी है, नॉट एन एज रिलेटेड इशू, और ये प्रॉपर ट्रीटमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ सिंडोपा टाइप की मेडिसिन होती हैं, कुछ लीवोडोपा मेडिसिन होती हैं, कुछ अदर न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन होते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपको लॉट ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी इसके अंदर फॉलो करनी पड़ेगी। ये गाइडेड फिजियोथेरेपी होती है, प्लस कुछ होम प्रोग्राम्स होते हैं जो आप कुछ टाइम के लिए कंडीशन को स्टेबल होने के बाद खुद भी कर सकते हैं। हमने जाना पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में, इसके क्या मेन कारण हैं, आप इसको कैसे पहचान सकते हैं, अपनी सोसाइटी में इसके बारे में कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं। आगे हम कुछ वीडियो लाएंगे जिसमें इसकी एक्सरसाइजेज होंगी, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग एक्सरसाइज होंगी। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फीडबैक के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक छोड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर